हाँ, नगाराम जी बेनीवाल हमारे गांधीधाम से यहाँ इस बैठ सभा के लिए यहाँ पर पधारे, इनका भी स्वागत। और अभी जिलाध्यक्ष बने, इनको बहुत बहुत उपाध्यक्ष के लिए बधाई हो। और हमारे चुत्राराम जी सुथार मंडल अध्यक्ष गेड़ा, तेजाराम जी जाजड़ा महामंत्री गेड़ा, दीनदयाल मंडल के, और सभी मंच पर बैठे अतिथिगण और सामने बैठे सभी मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि रात को आप अभी 11 बजे हैं और आप 5 बजे से, और कई मेरे साथियों के तो फोन आ रहे थे मेरे पास 3 बजे कि भाई साहब हम तो पहुंच गए। मैंने कहा भाई साहब मैं तो अभी 6 बजे 7 बजे पहुंचूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी इतने लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हो। मैं आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया, लेट पहुँचा हूँ, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि कार्यक्रम तो जैसा कि 4 जगत कार्यक्रम थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, तो हर शहर के अंदर जहाँ से आए तो रोड के ऊपर सब जगह स्वागत का कार्यक्रम रखा हुआ था, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा विलम्ब हो गया हूँ, इसलिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ बता दिया और बाप जी के उद्बोधन के बाद में मेरे उद्बोधन का कोई इतना औचित्य नहीं रहता, क्योंकि हमारे पूज्य हैं और साधु संतों का वैसे देखा जाए तो राजनीति से कोई संबंध नहीं होता। वो हमेशा इस दुनिया से पार होते हैं, क्योंकि गुरु साधु संत होते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। और गुरु का मतलब होता है, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु होते हैं। तो अब उन्होंने तो सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी मुझे आप सब ने खड़ा किया तो मैं कुछ 2 शब्द निश्चित रूप से कहूँगा। लेकिन साधु संतों का, जैसे मैंने कहा कि उनका इस दुनिया में भवसागर से ये तो पार है, सृष्टि के सब कुछ इन्होंने इस सृष्टि से जो आगे होना चाहिए उससे भी आगे निकल चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज ये रात को 11 बजे या क्यों बैठे, ये सोचने का विषय है। इनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, ऐसी क्या स्थिति हो गई इस देश के अंदर जिसकी वजह से साधु संतों को आकर देश के अंदर जो नागरिकों को मार्गदर्शन करना पड़ रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में देश के अंदर जिस तरह से हालात बने हुए हैं, उन हालातों को देखते हुए सभी जगह साधु संतों ने भी कहा है कि इस देश को आगे बढ़ाना है और भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाना है। तो वो समय यही है और इसी काल के अंदर हमको ये सब कुछ करना है, इसलिए सभी लगे हुए हैं। और मैं मेरा आपको बता दूं, जीवन के अंदर, राजनीति के अंदर सभी मेरे युवा साथी आज यहाँ बैठे हैं। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनीति को कई लोग तो कहते हैं कि राजनीति गंदी चीज होती है, कहते हैं भैसा कि राजनीति के। और एक बार मैं एक घटना बताता हूँ भैसा, मंगल सिंह जी, मैंने ये जब्बा पाजामा पहना है ना शुरू किया है, अभी बीच में मैंने छोड़ दिया था। एक दिन मैं ट्रेन के अंदर बैठा था, तो मैं जयपुर जा रहा था, तो उस दिन मेरे शाम को ट्रैक सूट पहना हुआ था। ट्रेन में स्वाभाविक है, सरल जो कपड़े होते हैं वही पहनते हैं। तो मैं ट्रेन के अंदर बैठा था और मेरे साथ में 3-4 एमएलए और बैठे थे। उनके वो झब्बा पाजामा पहने हुए थे, बड़े 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 होते हैं ना ऐसे, तो ये पहन के बैठे थे, तो बातें कर रहे थे, राजनीतिक चर्चा होती है। ऐसे बातें करते करते जोधपुर के पास हम लगभग पहुंचे होंगे। इतने में एक छोटा सा बच्चा इतना सा खेल रहा था उस ट्रेन के अंदर अपनी माँ की गोदी में। तो गोदी में खेल रहा, तो वो अपनी बातें मम्मी के साथ कर रहा था, माँ उसके पास में बैठी थी। तो उस माँ को उसने जोर से बोला, मम्मी मम्मी। तो मम्मी ने कहा हाँ बेटा बोल के आई कि मम्मी ये बैठे ये नेताजी है ना, जो हमारे पास में बैठे थे जबे पाजामे पहने हुए। तो उस माँ ने कहा हाँ बेटा ये नेताजी है।
तो मम्मी ये नेता चोर होते हैं ना? तो कह अरे बेटा ऐसे किसे बोल रहा है तू? हमने भी सुना ये क्या कह रहा है, जबकि बहुत छोटा बेटा, लगभग होगा ऐसा 7 से 7 साल का ही होगा, 7-8 साल का। तो उसने कहा मम्मी ने पूछा बेटा तेरे को कैसे पता चला कि ये नेता है? तो कह बेटे ने बोला मम्मी ये है ना जब्बे पजामे वाले, ये नेता होते हैं, मैंने टीवी में खूब देखे हैं, वो सब चोर होते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 70 साल जिन्होंने 70 साल में 60 साल जिन्होंने राज किया, उन्होंने राजनीति को इतना गंदा कर दिया है कि एक छोटे बच्चे को भी उसमें शर्म आती है। रियल में राजनीति एक सेवा है, अगर वास्तव में करना चाहे तो आदमी के जीवन के अंदर ये सेवा है। लेकिन इस लोगों ने, भ्रष्टाचारियों ने इतना गंदा कर दिया कि इस देश के हर छोटे आदमी को भी उन लोगों पे नफरत हो गई। मैंने उस दिन के बाद में सोचा कि मैं झब्बे पजामे नहीं पहनूंगा। फिर मैंने कई दिन अभी बीच में पैंट शर्ट पहनता था, लेकिन अभी कईयों ने कहा भाई साहब पहनो, ऐसा मत करो, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। इस राजनीति को वापस, जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तभी तो राजनीति में, नहीं तो सारे ही कहेंगे गंदी राजनीति है। लेकिन जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक इस देश का आगे बढ़ना असंभव है। इसलिए आप में से भी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, युवाओं को राजनीति के अंदर आकर सेवा करनी चाहिए। राजनीति को आप गलत दिशा में मत ले जाओ, अच्छे काम के लिए राजनीति होनी चाहिए। तो आज मैं तो जब छोटा था, लगभग 11वीं में पढ़ता था, उस समय से संघर्ष कर रहा हूँ मेरे भाइयों। 11th के अंदर जब क्या उम्र होगी, और हमारे 10th तक तो नेकर पहनने का था, 11th में जाते ही पैंट पहनी हमने पहली बार। पहले नेकर पैंट अलाउ ही नहीं थी। अभी तो बच्चों के स्कूल के अंदर जाते ही पहली कक्षा में पैंट पहना देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर बैठे होंगे बालोतरा के कई मेरे युवा साथी, मेरे साथ पढ़ने वाला कोई है यहाँ पर? एक है ना, हाँ, अपन नेकर पहनता है ना, 10वीं तो ही गए हो नेकर ही, 12वीं अच्छा थारे तो चलो कोई बात नहीं। पर मैं तो ये कहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ इन परिस्थितियों के अंदर भी मेरा भाई यहाँ पर बैठा है, देखो आप। और 12 बजे भाई साहब माला पहनाना होते जान, ना जानो जाके, हमारे सब पार्टी है भाई, मैं पहनाऊंगा बाद में थोड़ी देर में। आओ भाई साहब। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि राजनीति के अंदर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति को हमें स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है। और आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं 11th में पढ़ता था उस समय मैंने आंदोलन किए थे, और आंदोलन करते करते बालोतरा का जो कॉलेज खोला था, हमने 45 दिन तक विद्यालय बंद रखे थे, कोई स्कूल को हमने खुलने नहीं दिया था। और उसके बाद में मैंने जाकर, हम भैरू सिंह जी के पास में उस समय गए थे, 450 स्टूडेंट, और वहाँ जाकर और हमने भैरू सिंह जी को कहा, और भैरू सिंह जी ने हमारे कहने के ऊपर बालोतरा के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल थी उसको कर्मोन्नत करके और कॉलेज खुलवाने की घोषणा की थी, और 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कॉलेज खुलवा दी। तब हमें बहुत खुशी हुई, मेरे जीवन का वो दिन बहुत ही सुखद था, क्योंकि मैंने उस दिन के बाद में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने देखा अगर संघर्ष करते हैं तो निश्चित रूप से काम होता है। और भैरू सिंह जी ने भी उस समय हमें कहा था कि बेटा तुम लोग एक पवित्र काम के लिए आए हो, क्योंकि तुम स्वयं के लिए तो आए ही हो, लेकिन तुम्हारी वजह से पता नहीं कितनी आने वाली पीढ़ी तर जाएगी। इसलिए तुम्हें कभी ये बहुत अच्छा काम किया कि आपने आकर सरकार को ये कहने का काम किया। तो उसी तरह उसके बाद में कई आंदोलन हुए, धीरे धीरे कभी कोई आवश्यकता पड़ी किसानों के लिए आंदोलन किए, कभी कोई रेल रोकनी थी तो रेल के लिए आंदोलन किए। बालोतरा की फैक्ट्रियां आप सबको पता है, यहाँ पर रहने वालों को, यहाँ पर व्यापारी भी तो बैठे हैं। बालोतरा के अंदर
पूरा उद्योग बंद हो गया था, लोग वहां से पलायन करने लग गए थे। उस समय मैंने 32 दिन आमरण अनशन किया था। 32 दिन तक पानी के सिवा कुछ नहीं लिया था और चक्का जाम किए, हाई रेलों को रुकवाया, मेरे को जेल में डाल दिया। ऐसे मैं जेल तो कई बार गया और कई मुकदमे पुलिस है। देखो विपक्ष में होते हैं तो आंदोलन करो और सत्ता में हो तो जनता के काम करो। तो इसलिए मैं जब मेरे ऊपर मुकदमे होते गए, मुकदमे तो अभी वो विपक्ष वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, अखबार में भी दिलवा रहे हैं कि हमारे वो कहते हैं कि कैलाश जी है ना वो हिस्ट्री शीटर है। वो इसमें गलत क्या है? मेरे ऊपर कोई चोरी के मुकदमे हैं नहीं, मेरे ऊपर कोई बलात्कार का मुकदमा हो तो बताओ। मेरे ऊपर अगर कोई दूसरा मुकदमा, अगर कोई 302 का हो, 307 का हो, कोई भ्रष्टाचार का हो, किसी को लूटा हो, ऐसा मुकदमा हो तो बताओ। मेरे ऊपर जो मुकदमे हैं वो आंदोलन के मुकदमे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने मेरे आंदोलन किए तो मेरे स्वयं के लिए नहीं किए, मेरे क्षेत्र की जनता के लिए किए थे आंदोलन। और ऐसे आंदोलन के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के लोगों ने झूठे वादे अपन से और किए हैं। किसानों को कहा, अभी उन्होंने किसानों को कहा कि 1 2 3 4 10 आपके सबके ऋण माफ संपूर्ण। कहा कयो को कहो बीच में हो गया, सबके हो गया। बाबा ने पूछो यो कोई नहीं। उसके बाद में कहा, युवाओं को कहा कि तुम्हारे सबके आपको सबको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 3500 रुपये। आया ना? आया वही खाता चेक करिए थोड़ा। इन्होंने झूठ बोलकर, ये अभी से झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये 60 साल से लगातार झूठ बोलते बोलते उन्होंने इस सत्ता के अंदर गरीब लोगों का खून सूसने का काम किया। इनकी आदत में है खून, ये झूठ बोलना। इस तरह से इस देश के अंदर जिन्होंने 60 साल तक गरीबों का खून सूसा, भ्रष्टाचार किया, देश को लूटने का काम किया, ऐसे लोगों ने इस देश के ऊपर 60 साल राज किया। तो मैं आपसे ये, इस समय ज़्यादा समय हो गया, बाकी बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाड़मेर और जैसलमेर का नाम, क्योंकि मैंने मेरे जीवन के अंदर हमेशा एक ही काम किया है कि मैं जीवन के अंदर एक भी पैसा, मैंने विधायक रहते हुए भी एक पैसे का भी मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता। सबसे बड़ी मेरी पूंजी यही है कि आज कोई मेरे ऊपर एक चवन्नी का भी दाग नहीं लगा सकता। और मैं भविष्य में भी आपको कहना चाहता हूं कि हराम का पैसा मेरे घर में नहीं आना चाहिए कभी। आज मुझे विपक्ष के लोग कहते हैं, मुद्दा बनाते हैं कि साहब उस कैलाश के पास में क्या है, कुछ है ही नहीं। मैंने कहा नहीं, कैसे है? मेरे पास में तो बहुत कुछ है। मेरे पास में मेरी जनता का इतना प्यार मिल रहा है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? सब जगह से कह रहे हैं क्या कैलाश जी आप चिंता मत करो, हमारे को ऐसा एक कार्यकर्ता मिला है जो देशभक्त है, जो हर समय जनता के बीच में रहने वाला, काम करने वाला कार्यकर्ता मिला है। आपको चिंता नहीं करनी है, आपके जो भी व्यवस्था करनी होगी हम अपने आप करेंगे, चाहे पंचायत में हो। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? तो मैं तो इससे भी संतुष्ट हूँ। पर मेरे भाइयों, मैं आपसे एक और कहना चाहूँगा, आप सभी यहाँ पर रात को यहाँ बैठे हो, हमें सबको चिंतन करने की आवश्यकता है कि ये चुनाव किसका है। ये चुनाव वर्तमान में जो चल रहा है वो चुनाव देशभक्तों का और गद्दारों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव जो है एक तरफ चोरों का है तो दूसरी तरफ ईमानदारों का है। अब आपको तय करना है कि किसके साथ रहना है। अभी आपने देखा होगा पूरे देश की सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही है, जो जिनके पेट में मरोड़े आ रहे हैं, ऐसी पार्टियां। अभी आपने देखा मायावती, ममता, ये अखिलेश, राहुल बाबा, ये लालू, आलू भालू सब इकट्ठे हो रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। मैं दावे के साथ में कहता हूं कि हिंदुस्तान की गरीब जनता जब तक नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस तरह से ये इन्होंने भ्रष्टाचार करके इसको देश को काम किया। एक तरफ वो चोर लोग हैं। और आपको कहना चाहता हूं कि इस समय वर्तमान में हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। काम तो होते रहेंगे,
जो भी सरकारें आएगी उनको काम करने के लिए कोई झूठ बोलने वाले झूठ बोलेंगे, सच बोलने वाले के जनता फैसला करेगी कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन ये चुनाव, इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश का चुनाव है। ये चुनाव भारत के भाग्य को तय करने वाला चुनाव है। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस तरह से देश के अंदर हालात बने हुए हैं, आज भारत का सैनिक है उसका ये लोग अपमान करते हैं, भारत के किसान का ये लोग अपमान करते हैं। आज सैनिक है जो देश की सीमा के ऊपर जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान की सीमा में घुस जाता है, या सामने से कोई आतंकवादी आता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देता है, या पाकिस्तान की तरफ से कोई गोली आती है तो उसके पता नहीं कब उसके सीने में लग जाए। ऐसे हमारे देश के जाबाज जब वो घर से निकलते हैं तब उसकी माँ उसके पीछे देखती है कि मेरा बेटा जा रहा है देश की सीमा के ऊपर, तो उसकी बहन भी उसके पीछे देखती है कि मेरा भैया है वो जा रहा है देश की सीमा पर। उसकी पत्नी होती है वो भी देखती है कि मेरे पतिदेव देश की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। वो जब तक घर से, आपके भी भाई होगा, वो जब तक घर से निकलता है पीछे देखती रहती है, और जब वो दिखता दिखता ओझल हो जाता है उस समय वो घर से वापस अपने घर की दहलीज के अंदर आती है और सोचती है कि मेरा बेटा पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। और ऐसे वीर जो देश की सीमा के ऊपर रक्षा कर रहे हैं, उसकी बदौलत आज हम यहाँ पर इस चौराहे के ऊपर इस बगीचे के अंदर बैठकर अपनी बात कर रहे हैं। उन लोगों की वजह से हम यहाँ पर बोल रहे हैं, वरना हमारे को कोई बोलने का भी नहीं देता। उनके बारे में इस तरह से प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक करके आता है तो उनसे कहते हैं कि इसका सबूत पेश करो। अरे किस बात का तुम सबूत मांग रहे हो उस भारत माँ के लाल से? अगर सबूत ही तुम्हें देखना है जाओ ना बालाकोट के अंदर, तुम्हारी औकात हो तो। लेकिन जाने की औकात नहीं है, बैठे बैठे उससे सवाल पूछ रहे हैं, उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर ऐसे गंदी राजनीति के लोग जो सैनिक से भी कहते हैं, सैनिक से कहते हैं, कई बार कहते हैं, मैंने मीडिया के अंदर भी सुना है कि ये सैनिक है वो वहां पर बॉर्डर पे जाता है तो सिर्फ मरने के लिए जाता है या तनख्वाह के लिए जाता है। अरे वो तो न तो तनख्वाह के लिए जाता है न मरने के लिए जाता है तो भारत की आन बान और शान का तिरंगा है, उस तिरंगे के लिए वो देश की सीमा के ऊपर खड़ा रहता है। उसके बारे में ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अभी आज जिस तरह से आतंकवादी गतिविधि हुई, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, दूसरे ही दिन आकर कहा लाखों लाखों की जनता के बीच में, पाकिस्तान सुन ले, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 12 दिन पूरा उनका जो होता है क्रिया पूरी करने के बाद, और प्रधानमंत्री जी खुद, मैं जब गोरखपुर के अंदर था वहां पर हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अधिवेशन में नरेंद्र मोदी जी आए थे उस दिन, और आने के बाद वहां से सीधे प्रयागराज गए, और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम जा होता है, वहां जाकर वहां डुबकी लगाकर और उन देश के जवानों को कहा, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे और मैं उनका बदला लेने के लिए जा रहा हूं। और उसी दिन रात को वार रूम के अंदर बैठकर देश के सैनिकों को कह दिया कि अब आप जाइए, आपको आजाद है, छूट है। और वहां बैठकर और जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया आप सबको पता है, 56 इंच का सीना इसे कहते हैं। और इसी तरह और भी तो हमले हुए थे, आप सबको पता है, बॉम्बे के अंदर हमला हुआ, जयपुर के अंदर हमला हुआ, अहमदाबाद की धरती के ऊपर बम ब्लास्ट किए गए, अन्य भी कई जगह जगह पर बम ब्लास्ट होते थे। अरे संसद को भी नहीं उन्होंने छोड़ा, संसद के ऊपर हमला कर दिया तो फिर आदमी कहाँ जाएगा? आखिर जो संसद है जहाँ पर सब जाकर गुहार करते हैं, उसी संसद के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार के जो मुख्य प्रधानमंत्री और उनकी टीम थी, उनके उस समय भी देश के सेना ने कहा था कि आप हमारे को छूट दे दो, एक दिन की हम सब कुछ कर देंगे। उन्होंने कहा हमारे को सिर्फ 2 दिन की छूट दो, पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उस समय की कांग्रेस की सरकार ने उनको छूट नहीं दी और कहा कि आपके अगर एक थप्पड़ मारी है तो दूसरा गाल और आगे कर दो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, बहुत हो चुका, अब उसका आपको समय आ चुका है
और आप भी तो जिस तरह से आपने देखा होगा, पाकिस्तान पहले कई दिन तक तो करता रहा, हमारे हमला हुआ ही नहीं, कहते थे ना हमारे हुआ ही नहीं, हमारे कहाँ हुआ। कई पत्रकार जा रहे थे, उनको रोका कि वहाँ मत जाओ, और उसके बाद में कहा नासा हमला तो हुआ ही नहीं। अभी 4 दिन पहले तिलमिला रखा, तिलमिलाया वापस, और कहा भारत हमारे ऊपर दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब पहले हुआ ना, तभी तो दोबारा की बात कर रहा है। ऐसे 56 इंच के सीने वाला देश का प्रधानमंत्री हमें मिला है, हमें नाज होता है ऐसे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। और आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अब बैठे हम सभी, और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है मेरे भाइयों। आपको समय की बात मैं कहना चाहता हूं। आज दुनिया के अंदर जो भी लोग जाते हैं बाहर, आप सबने देखा हो, आप भी प्रवासी भाई हो, यहाँ पर सभी आए हो, तो निश्चित रूप से अपने समाज को, अपने परिवार को, आपका परिवार ऊपर उठेगा तो अपना समाज भी ऊपर उठेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए आप एक पवित्र काम कर रहे हो, और जो भी अच्छा काम करता है उसको सब लोग याद करते हैं। आपने देखा होगा हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, स्वामी विवेकानंद जी, हमारे ऐसे कई महापुरुष हैं। उनको हम क्यों याद करते हैं? कि उन्होंने कभी अपने स्वयं के लिए काम नहीं किया, उन्होंने समाज और राष्ट्र के लिए काम किया, जिसकी वजह से उनको हम याद करते हैं। ऐसे महापुरुषों को हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने अपने स्वयं के लिए किया। आज वो समय आ चुका है मेरे भाइयों, अपने जीवन का अमूल्य समय 10 दिन 15 दिन जो चुनाव के अंदर बचे हैं, युद्ध हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तलवारों का समय चला गया, गोलियों का समय नहीं है, न कोई भालों की आवश्यकता है। अब समय है, वो समय जो युद्ध लड़ा जाता है वो वोट के द्वारा, वोट की पेटी के अंदर सिर गिना कर किया जाता है। तो इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध के अंदर आप सबको इसमें आहुति देने की आवश्यकता है। आप अपने जीवन का अमूल्य जो समय है, ये 15 दिन चुनाव के जो बचे हैं, उसमें हम किस तरह से इसका सदुपयोग करके इस पवित्र काम के लिए हम लगा सके, चाहे फोन के माध्यम से हो, चाहे स्वयं जाकर क्षेत्र के अंदर लगे। हम किसी तरह से क्या अपने देश को 15 दिन नहीं दे सकते क्या? मैं आपसे ये इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर बाड़मेर जैसलमेर हो, अगर आपको उतना ही उदाहरण दूंगा, आगे की बात नहीं करूंगा। बाड़मेर और जैसलमेर में अगर कांग्रेस की सीट जीतती है या भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रत्याशी जीतता है तो पटाखे कहां फोड़े जाएंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा तो पटाखे हिंदुस्तान में फोड़े जाएंगे, और अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है तो पटाखे कहां फोड़े जाएंगे? पाकिस्तान में। अब आपको तय करना है, क्या आपको पाकिस्तान को खुश करना चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो तो मेरे भाइयों, समय है अभी भी 15 दिन हमारे पास में। मैं तो आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय आप सभी, मैं तो आपके हर समय कभी ये दावे के साथ मैं कहता हूं, मेरे बाड़मेर जैसलमेर का नाक कभी जीवन में नहीं कटने दूंगा। मान और सम्मान बढ़ाऊंगा बाड़मेर जैसलमेर का हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, इस समय हमें किससे खतरा है? हमें खतरा पाकिस्तान से नहीं है मेरे भाइयों। पाकिस्तान की क्या औकात है? पाकिस्तान तो 71 के युद्ध के अंदर मात खा चुका, 65 के युद्ध के अंदर मात खाई, कारगिल के अंदर मात खाई। पाकिस्तान की क्या औकात है जो हमारे सामने आ सके? हमें खतरा पाकिस्तान से नहीं है, हमें खतरा हिंदुस्तान के अंदर बैठे ऐसे गद्दारों से जो भारत का खाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और हम यहाँ पर नारे लगाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, जैसे नारे लगाने वालों से हमें खतरा है। कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, जैसे नारे लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारे लगाने वालों के साथ में राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जाकर खड़ा हो जाता है और कहते हैं कितने अफजल निकालोगे? हम इतने अफजल निकालेंगे, घर घर में अफजल निकालेंगे। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, जितने अफजल निकालोगे किसी अफजल को ये हिंदुस्तान की जनता नहीं छोड़ेगी। आने वाला समय ध्यान रखना। इसलिए हम सीमा के प्रहरी हैं। बाड़मेर और जैसलमेर पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बैठा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी देशभक्त हैं, और देशभक्त होने के नाते आप सबसे करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि अपने जीवन का ये महत्वपूर्ण समय, इस देश के लिए चुनाव है,
इस चुनाव के अंदर हमें विकास, मेरे घर पे लाइट आई नहीं या पानी हुआ पहुंचा नहीं या कोई चीज हुई नहीं, उस विषय से हमें बाहर निकलकर इस भारत माता के लिए अपने को कमल के फूल पर वोट दिलाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी यहाँ से अपना जैसे भी समय का उपयोग कर सके इस देश के लिए। आप सभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है। हो सकता है कैलाश से आपके कुछ और व्यक्तिगत हो, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस बार अपन ने भूल कर दी तो इस भारत माता हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं, आप यहां से जो भी साधन मिले अपने स्वयं के साधन लेकर या जो भी साधन की व्यवस्था जैसी भी हो, आपको पहले आकर हमारे इस काम के, इस पवित्र काम के लिए अपने को आहुति देने की आवश्यकता है। यही आपके बीच में करबद्ध निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पुनः, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपका ये प्यार मुझको जिस तरह से मिल रहा है, मैं आपका एहसान, ये ऋण कैसे उतारूंगा। पर मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपके जब भी कोई काम हो तो आपका भाई हर समय आपके बीच में रहेगा। और दूसरा रही बात वापस अपन, आज मैं काफ़ी लेट है, कई मेरे भाई वापस चले गए, लेकिन उस या कई ऐसे भाई हैं जो यहाँ पहुँच नहीं पाए, लेकिन अगले जीतने के बाद में फिर इसी मैदान के अंदर अपन फिर वापस बहुत बड़ी सभा करेंगे और वापस यहाँ पर जो दौरा होगा पहले दिन, जो प्रवासी भारतीयों के साथ में जो अपने भाइयों के साथ दौरा होगा, उसमें अहमदाबाद पहले नंबर पे होगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जोर से एक बार, बोले भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद। अभी मैं प्रकाश जी गुजर से निवेदन करूंगा, श्रेणी मिलने के स्वागत करें आप कैलाश जी से श्रेणी मिलने करके